लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक 16 ग्रुप का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओजोन। तो आज पी ब्लॉक का लेक्चर नंबर 5 16 ग्रुप का ये पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग देखेंगे बेटा ओजोन, ओजोन की प्रिपरेशन और ओजोन की प्रॉपर्टीज के बारे में। ओजोन अक्सर आप लोग नाम सुनते होंगे कि ओजोन की लेयर है, ओजोन की लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, डिप्लीशन कारण अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा हमारे ऊपर असर करती हैं। तो ये ओजोन क्या है, O3 क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन माने O3 ऑक्सीजन का ही भाई है, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक बेटा, ये एटमॉस्फेयर में 20 किलोमीटर ऊपर ऊंचाई पर, हाइट पर प्रेजेंट है। इसकी कंसंट्रेशन लगभग 100 ppm है बेटा, एयर में, पार्ट पर मिलियन, मतलब 100 ग्राम in 10 to power 6 ग्राम ऑफ एयर। 100 ppm का मतलब हुआ 100 ग्राम in 10 to power 6 ग्राम ऑफ एयर। ठीक बेटा, तो पहली बात तो क्लियर हो गई, ओजोन क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है। ये एटमॉस्फेयर में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ओजोन की लेयर जो है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को आने से आप पर रोकती है, इसकी कंसंट्रेशन एयर में लगभग 100 ppm है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 10 to power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, माने 100 ग्राम इन 10 to power 6 ग्राम ऑफ एयर प्रेजेंट है। अब बेटा ओजोन वर्ड जो लिया गया था, ग्रीक वर्ड ओजो, ओजो माने आई स्मेल। साइंटिस्ट ने इसको सूंघ करके खोजा था, इसलिए इसका नाम ओजोन पड़ा, पंजेंट स्मेलिंग होता है। ठीक, अब इसको हम मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक ही तरीका है, ओजोन can be prepared by passing silent electric discharge, silent electric discharge in dry oxygen। ड्राई ऑक्सीजन गैस में साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने पर ओजोन बनता है बेटा। 3O2 gives 2O3, ऑक्सीजन से ओजोन। और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज होगा, वो 142 किलो जूल पर मोल होगा। पॉजिटिव है, मतलब यहां से दो बात समझिएगा, डेल्टा H पॉजिटिव है, एंट्रोपी चेंज जरा समझिएगा, O2 से O3 हो गया, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा S इक्वल टू S फाइनल माइनस S इनिशियल। इनिशियल एंट्रोपी क्या हो गई, ज्यादा थी, और फाइनल एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। इनिशियल ज्यादा, फाइनल कम, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। ये तीनों कंडीशन देख करके आपको ये लग रहा होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर की थर्मोडायनेमिक्स याद है, कि ओजोन का बनना बड़ा मुश्किल टास्क है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बाय द ऑक्सीजन
इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्लियर? माने बहुत मुश्किल से रिएक्शन होगी। इसका मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बाय ऑक्सीजन is a non-spontaneous reaction. Non-spontaneous reaction कैसी रिएक्शन बेटा? Non-spontaneous reaction। ठीक, अब ये non-spontaneous reaction है तो इसमें क्या होगा कि लगभग जितना आप ऑक्सीजन लोगे उसका 10% ही ओजोन में कन्वर्ट होगा। अबाउट 10% ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू ओजोन। तो ओजोन बनाने के लिए आप क्या करोगे? यू पास द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ड्राई ऑक्सीजन गैस, देन ओजोन इज ऑब्टेन्ड, और अबाउट ओनली 10% ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू द ओजोन, ओनली 10%। इसीलिए इसको हम ओजोनाइड ऑक्सीजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड ऑक्सीजन भी बोलते हैं। अब ये जो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हम पास कर रहे हैं ये ऐसे तो होगा नहीं, तो साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करने के लिए एक पर्टिकुलर आपको सेल लेना पड़ेगा जिसमें आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करो, और जो ऑपरेटर्स यूज होता है ओजोन बनाने के लिए बाय पासिंग द साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, उसको हम लोग नाम देते हैं ओजोनाइजर्स। क्या होता है बेटा? ओजोनाइजर्स। तो ओजोनाइजर्स का यूज कहां होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन बाय द ड्राई ऑक्सीजन गैस। अब यहां पर आप दो तरह के ओजोनाइजर केवल जान लीजिए अभी। एक है साइमेंस ओजोनाइजर और एक है ब्रॉडीज ओजोनाइजर। साइमेंस ओजोनाइजर और ब्रॉडीज ओजोनाइजर, ये दो तरह के ओजोनाइजर हैं। अब इनके बारे में हमको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना बेटा, तो हमने आपसे सिंपल सा कहा बेटा कि ड्राई ऑक्सीजन गैस में जब आप साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करोगे तब ऑक्सीजन का 10% ओजोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या होता है? ये स्पार्कलेस स्पार्किंग, स्पार्कलेस स्पार्किंग माने इससे लो हीट प्रोड्यूस होगी, लो हीट प्रोड्यूस होगी, चिंगारी नहीं निकलेगी। और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज हमारे यहाँ घर में भी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स उनमें यूज होता है, जैसे आपके घर में प्रेस है यूज होता है, उसमें एयर स्ट्रेनर है उसमें यूज होता है, उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज होता है, या इलेक्ट्रिकल केटल जो है उसमें यूज होता है। और एक कांस्टेंट हीट प्रोवाइड करेंगे और लो हीट प्रोवाइड करेंगे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं डेवलप होगा, लो हीट प्रोवाइड करेंगे। अब कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें ओजोन ज्यादा बन सकता है? तो ओजोन ज्यादा बन सकता है इन द कंडीशन टू मैक्सिमाइज yield of O3, ड्राई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या ले लेंगे आप? ड्राई होगी। ओजोनाइजर्स मस्ट बी ड्राई, लो हीट क्या होनी चाहिए? लो हीट होनी चाहिए। तो जो आप ड्राई ऑक्सीजन गैस यूज करोगे, जो यहाँ पर ऑक्सीजन लोगे वो एकदम ड्राई होना चाहिए। दूसरा,
जो आपका ऑपरेटर्स है, जो आपका ओजोनाइजर वो भी एकदम ड्राई होना चाहिए। तीसरा, टेम्परेचर लो होना चाहिए, तभी जाकर के ओजोन ज्यादा बन पाएगी। अब सवाल है कि व्हाई टेम्परेचर इज लो। अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो ये ओजोन फर्दर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है। दिस ओजोन फर्दर कन्वर्ट्स इनटू ऑक्सीजन, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनता है। कंडीशन इज नॉट फेवर, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है। देखिए ओजोन बनने की जो कंडीशंस है ये फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीजन से ओजोन बनना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक, इसीलिए ओजोन लेयर डिप्लीशन ज्यादा होता है और फॉर्मेशन काफी कम होता है। तो ये था बेटा आपका प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ ओजोन, देखना बेटा, अगर ओजोन के टूटने को देखा जाए तो ऑक्सीजन ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस वही एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। पहले एक मॉलिक्यूल में 3 एटम थे, अब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, माने रैंडमनेस बढ़ गया तो फाइनल एंट्रोपी बढ़ गई, इनिशियल कम थी, तो क्या आएगा बेटा पॉजिटिव साइन, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। गिव्स एनर्जी नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है गिव्स एनर्जी। ठीक, अब देखिए ये तीनों ही कंडीशन क्या दिखा रहे हैं, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना रहे हैं, माने डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन is a spontaneous process of reaction. So ozone is thermodynamically unstable. आप थोड़ा वेट देंगे तो ये टूट जाएगा। दूसरी बात, चूंकि अगर कहीं पर ओजोन रखा हुआ है तो ओजोन ऑक्सीजन में टूटता रहेगा और गिव्स एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज होगी। इसलिए स्टोरेज ऑफ ओजोन इज डेंजरस, एक्सप्लोसिव। हीट प्रोड्यूस होगी ना, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा, विस्फोट हो सकता है। इसलिए अगर हम कहीं सोचें कि हम ओजोन को स्टोर कर लें तो आप जहां स्टोर करोगे वहां इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी कि वो विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही। तो कहने का मतलब लगभग ये है बेटा यहाँ पर कि ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। आप ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा। आपको मैं यहाँ एक बात बता देता हूँ कि जब किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। तो एंथैल्पी के टर्म में अगर एंथैल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। आपने प्रोसीजर पढ़ा है कि नेगेटिव एंथैल्पी चेंज इज अ क्राइटेरियन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, और इसीलिए नेगेटिव एंथैल्पी चेंज को ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। अब हम डेल्टा एस की बात कर लेते हैं। अगर एंट्रोपी चेंज बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, माने रैंडमनेस बढ़ रहा है, तो माने रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और अगर रैंडमनेस घट रहा है, नेगेटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी अगर, ये स्टैंडर्ड का साइन होता बेटा, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आप देखिए यहां पर
स्पॉन्टेनियस कंडीशन, स्पॉन्टेनियस कंडीशन, स्पॉन्टेनियस कंडीशन। यहाँ पर तीनों कंडीशन माने ओजोन के ऑक्सीजन में टूटने की जो तीनों कंडीशन है, जो तीनों थर्मोडायनेमिक कंडीशन है, वो स्पॉन्टेनियस इंडिकेशन दे रही है। माने ओजोन आसानी से ऑक्सीजन में टूट जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि ओजोन थर्मोडायनेमिक्स के बिहार पर अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, लेस स्टेबल। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा आप लोग फट से। अब हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी का सेकेंड रूल, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। O3 is a strong oxidizing agent. ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। O3 is a strong oxidizing agent. ओजोन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Even it is stronger than oxygen. ऐसा क्यों? देखिए, O3 आसानी से नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, ये आसानी से ऑक्सीजन में टूट जाता और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। तो ड्यू टू द प्रोडक्शन of the nascent oxygen on the decomposition of ozone, it behaves as a strong oxidizing agent. Ozone एक strong oxidizing agent. It oxidizes, ये oxidize करेगा lead sulfide into lead sulfate। ये देखिए, lead sulfide को lead sulfate में PbSO4 आप बैलेंस कर लेंगे। यहाँ कितना ऑप्शन 4, इसको 4 कर लीजिए, ऊपर वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। PbS प्लस 4O3 गिव्स PbSO4 प्लस 4O2। ये कंप्लीट हो गया। तो कोई भी मेटल सल्फाइड होगा, लेड सल्फाइड नहीं, कोई भी मेटल सल्फाइड होगा, वो मेटल सल्फाइड को उसके सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। कौन? ओजोन। M माने कोई मेटल। ठीक, तो ओजोन ऑक्सीडाइज मेटल सल्फाइड इनटू मेटल सल्फेट। आपके बुक में एग्जांपल के रूप में लेड सल्फाइड दिया गया है, तो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा इसका देखते हैं बेटा, ये फेरस सल्फेट को बेटा इट ऑक्सीडाइज फेरस सल्फेट इनटू फेरिक सल्फेट। FeSO4 एसिडिक मीडियम होगा, H2SO4 ले लेंगे प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, लिखते रहिए आप, Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O। ये फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, यहाँ Fe+2 स्टेट में, यहाँ पर Fe+3 स्टेट में, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया फेरस सल्फेट का फेरिक। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, नेसेंट ऑक्सीजन कट जाएगा। 2FeSO4 प्लस H2SO4 प्लस O3 gives Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ये बैलेंस हो गया। थर्ड नंबर, ये मेटल नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा। फर्स्ट रिएक्शन सबके लिए कॉमन होगी। ये सोडियम नाइट्राइड है, इसको देखिए सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। ऐड कर लेंगे,
नाइट्राइट इंटू सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट इंटू सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस हैं, बुक्स में आप देख लीजिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो पूछिएगा। ये सोडियम नाइट्राइट को सोडियम नाइट्रेट में, फेरस सल्फाइड को, ये बेटा ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करेंगे, हाउ ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, मात्रा कितना अमाउंट ओजोन का है क्या नहीं है, उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे। उसके लिए स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, it is treated with excess of Ki solution which buffered with borate buffer, buffered जिससे बफर करोगे उसका pH 9.2 होगा, which buffered with borate buffer, then iodine gas is released which titrated against sodium thiosulfate solution। तो देखिएगा बेटा, ये ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, आयोडाइड Ki सॉल्यूशन, Ki नेसेंट ऑक्सीजन H2O 2KOH प्लस I2 बन गया। अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2Ki प्लस H2O प्लस O3 gives 2KOH plus I2 plus 2, जिसको आप किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, किसको, I2। आपका ये सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, Na2H2O3 प्लस I2, सोडियम थायोसल्फेट। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम टेट्राथायोनेट और आयोडीन NaI के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये तो नॉन आयनिक रिएक्शन हुई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आयनिक फॉर्म लिखूं, रिएक्शन एनसीईआरटी में आयनिक फॉर्म ये रिएक्शन दी गई है बेटा। अगर हम इस रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में लिखें, इसको देखिएगा, जैसे ये 2Ki कैसे आयनिक फॉर्म आप बनाओगे ये भी आप समझ लो। देखिएगा यहां पर K की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहां +1 हटा दीजिए, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती उसको हटा देते हैं, तो K हटेगा तो I पर क्या आएगा, -1 चार्ज। यहां से K हटेगा तो क्या बचेगा, OH माइनस। ये इसका आयनिक फॉर्म हो गया। अब आपने किससे रिएक्ट कराया, Na2H2O3, यहां सोडियम +1 है, हटा दीजिए, H2O3 -2 प्लस I2 give S4O6 -2, इसको 2 कर दीजिए, प्लस 2I माइनस। ये इसका बेटा आयनिक फॉर्म हो गया रिएक्शन का, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। अब इस तरह से जितना आयोडाइड बनेगा उसके रिस्पेक्ट में हमारा ओजोन होगा, इस तरह से आप ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करोगे बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग के बाद, सेकेंड प्रॉपर्टी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ओजोन बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट, और इसकी जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होगी ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगी, इट्स ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इज ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर, और जो भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है वो परमानेंट होती है। क्या होती है बेटा, परमानेंट होती है। तो ओजोन टूटेगा O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में, यही नेसेंट ऑक्सीजन सबको क्या करेगा, कलर उड़ाएगा,
कलर्ड सब्सटेंस प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कलरलेस। तो ये किसका ब्लीचिंग माने होता है कलर उड़ाना, ब्लीच कर देना। ये किसका कलर उड़ाएगा? वेजिटेबल ऑयल्स के लिए ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा, फ्लोर के लिए ब्लीचिंग एजेंट का आटे के लिए काम करेगा, स्टार्च के लिए एवरी के लिए ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा। तो इसीलिए यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर द वेजिटेबल ऑयल्स, फ्लोर, स्टार्च, एवरी। अब दूसरी बात, इसकी जो ब्लीचिंग है वो ड्राई ब्लीच कहलाएगा। अब सवाल साहब ये ड्राई ब्लीच क्या होता है? अभी आप आगे जितने भी ब्लीचिंग एजेंट पढ़ोगे, they behaves as a bleaching agent in presence of moist। वो सारे के सारे ब्लीचिंग एजेंट मॉइस्चर माने नमी की प्रेजेंस में या पानी की प्रेजेंस में ब्लीचिंग एजेंट का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉइस्ट की जरूरत नहीं होती। जो ड्राई ओजोन है वो खुद ही ब्लीच करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा ड्राई ब्लीच। कैसा ब्लीच है ये? ड्राई ब्लीच। माने ओजोन इज यूज्ड एज अ ड्राई ब्लीच and its bleaching property is called dry bleaching property। clear? नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा प्रॉपर्टीज की। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आप अक्सर सुनते हैं डिबेट में, आपने देखा होगा कि ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, जिससे अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पर आ रही है। और अगर 1% ओजोन लेयर डिप्लीट होती है तो अर्थ पर लगभग 2% कैंसरस सेल ज्यादा जनरेट होंगी, माने 2% कैंसर पेशेंट बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन करता है? आपने सुना होगा ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए CFCs, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम फ्रियांस भी बोलते हैं, फ्रियांस। ठीक, और बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट हैं, जिनमें से नाइट्रोजन का ऑक्साइड एक होता है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड NO is a main cause of ozone layer डिप्लीशन। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कहां होता है? ये सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से रिलीज होता है। कहां से बेटा? सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन से, उनके एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलीज होता है। उनके कहां से? एग्जॉस्ट सिस्टम से रिलीज होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड released from the supersonic jet aeroplanes from their exhaust system, माने जो उनमें कोई मटेरियल यूज होता है सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स में, जब वो बर्न होता है तो उसके बर्न होने से नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इस तरह से आप देखिए ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देती है और खुद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। रिएक्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ओजोन depleted in presence of nitric oxide which release from the exhaust system of supersonic jet aeroplanes, and thus ozone converts into oxygen and nitric oxide itself convert into the nitrogen dioxide। ठीक, अब एक क्वेश्चन यहाँ आता है बेटा, बाकी आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज यूजेस पढ़ लीजिएगा बेटा। यूजर में ब्लीचिंग प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा दिया और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है ये सब आप पढ़ लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज इन O3 both OO bonds are equal? Is in O3 both OO bonds are equal? Yes. Due to resonance in O3, both OO bonds are equal।
आपको रेजोनेंस बना के दिखाना होगा। स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, याद है? सबको याद है, बहुत मेहनती हैं आप लोग। ये देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 की शेयरिंग होती है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है बेटा, इसीलिए यहाँ पर ऐसे दिखाया जाता है स्ट्रक्चर में। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को फर्स्ट अटेम्प्ट में देखें तो आपको यही लगेगा कि साहब ओजोन में दोनों बॉन्ड इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि डबल बॉन्ड इज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि O3 में एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बड़ा होगा। लेकिन जब आगे हम थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे कि नहीं साहब यहाँ तो रेजोनेंस भी हो सकता है और रेजोनेंस का काम ही बॉन्ड लेंथ को इक्वलाइज करना, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाएगी और हम कहेंगे नहीं साहब यहाँ पर दोनों बॉन्ड इक्वल है। तो इस तरह से बेटा ओजोन में दोनों O बॉन्ड इक्वल होंगे, और क्यों इक्वल होंगे? ड्यू टू रेजोनेंस। तो इन ओजोन बोथ O bonds are equal due to resonance। तो आज आपका ओजोन खत्म हो गया बेटा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आपका जाएगा उसमें हम लोग सल्फर, उसके अलावा टॉपिक जो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, SO2 पढ़ेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। ठीक, ये 3 चीजें हम 2 बातें वहां पढ़ेंगे, एंड देन हम लोग 17 को स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, वीडियोस को सुनते रहिए, नोट्स बनाइए अगर आप चाहते हो बोर्ड में मोर देन 90-95% स्कोर करना। थैंक यू बेटा।